अच्छा भाई। तो आज हमने सॉल्व करना है विंटर 2016 पेपर 22। थोड़ा सा ये वाला ट्रिकी है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना। इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पुराने पास्ट पेपर्स में से रिपीट हो रहे हैं, तो हो जाएगा यार। लीनियर सर्च तो आई थिंक इसमें फिर से आ गया था। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या गया? एक तो फ्लो चार्ट आया था, उसके अलावा ट्रेस टेबल। ये दोनों तो बस कह लो कि मुफ्त के मार्क्स हैं। फिर इसमें आपका रैंडम फंक्शन भी आया था। रैंडम फंक्शन के अलावा बस एरेज तो आती हैं। एरेज आ गई, फाइल हैंडलिंग, और उसके अलावा आपके पास था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च आई थिंक आपका था एरेज में। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं, चलो। अच्छा, ठीक है, आपको वही अपेंडिक्स गिवन है फंक्शंस वाली। आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स टेक पार्ट इन अ कंपटीशन। द कंपटीशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गेम्स। ईच गेम इज बिटवीन टू प्लेयर्स। द आउटकम ऑफ अ गेम इज दैट ईच प्लेयर इज अवॉर्डेड अ ग्रेड। हर प्लेयर को एक ग्रेड मिलता है, ABC या D में से। ईच ग्रेड इज एसोसिएटेड, और हर ग्रेड के अपने पॉइंट्स होते हैं। A के 0 पॉइंट्स हैं, इसी तरह D के 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, द पॉइंट्स टोटल फॉर ऑल प्लेयर्स इज रिकॉर्डेड। आफ्टर ईच गेम इज completed, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर ईच प्लेयर इज अपडेटेड। तो बेसिकली आपके ऑलरेडी आपके पास उसके पॉइंट्स होंगे भी प्लेयर के, और हर गेम के बाद आपने उन्हें अपडेट भी करना है। अब एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने, एग्जाम्पल पढ़ लेना वैसे खुद। अच्छा, एग्जाम्पल के बाद व्हेन अ प्लेयर्स पॉइंट रीचेस 12 और हायर। 12 और हायर का क्या मतलब है? ग्रेटर देन, इक्वल टू 12। 12 हो या उससे ज़्यादा हो। इन चीज़ों को ट्रांसलेट कर लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा होगा। दैट प्लेयर इज रिमूव फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। उसे आपने कंपटीशन से हटा दिया कि भाई आप तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो, आप छोड़ दो, आप हमारे लेवल के नहीं हो। अच्छा, प्रोग्रामर विल राइट अ प्रोग्राम टू अपडेट द प्लेयर टोटल आफ्टर अ गेम। तो आपने प्रोग्राम लिखना है अपडेट करने के लिए प्लेयर टोटल को। ऑलरेडी कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, उसे अपडेट करना है। इससे फोकस जो है ना, वो अपडेट पे है। अच्छा, द प्रोग्राम विल आउटपुट अपडेटेड टोटल पॉइंट्स, और अगर एलिमिनेटेड, अगर उसका नाम आपने रिमूव कर दिया कंपटीशन से। रिमूव कब करोगे? अगर उसका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, तो आपने क्या करना है? एलिमिनेटेड। तो एक इफ कंडीशन लगेगी इस काम के बाद। उस इफ कंडीशन में क्या होगा, हम देखेंगे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो हम एलिमिनेटेड भी आउटपुट करेंगे। ये हमें यहीं से समझ आ गया, आगे बगैर पढ़े। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आइडेंटिफाई टेबल गिवन है। आइडेंटिफाई टेबल में क्या क्या है आपके पास? प्लेयर नेम आ गया, उसका ग्रेड है, पॉइंट्स टोटल जहाँ पे अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर है जो कि प्लेयर टोटल सेव करेगा। आप उसे प्लेयर का नाम दोगे और प्लेयर का पॉइंट्स दोगे, तो वो क्या करेगा? वो सारे के सारे पॉइंट्स उसमें सेव कर देगा। प्लेयर का नाम एंड से, ठीक है। उसके बाद रीड प्लेयर टोटल, वो क्या करेगा कि वो प्लेयर का नेम लेगा और उसके बाद उसका करंट टोटल बता देगा आपको, अभी उसके क्या स्कोर है। और उसके बाद आप फिर उसे अपडेट कर सकते हो यूजिंग द प्रोसीजर सेव प्लेयर टोटल। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय फिलिंग द बॉक्सेस एंड लेबलिंग द लाइंस। अब आपके पास पूरा का पूरा फ्लो चार्ट गिवन है बेस्ड ऑन दिस, और आपने ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्लो किस तरह का बनेगा। फ्लो आपने कुछ इस तरह से बनाना है कि आपने अपडेट करना है ना। अपडेट करने से पहले आपके पास उसका करंट स्कोर भी होना चाहिए। करंट स्कोर आपके पास कैसे आएगा? करंट स्कोर आपके पास आएगा रीड प्लेयर टोटल से। जब आप रीड प्लेयर टोटल को कॉल करोगे, तो उसका जो करंट स्कोर होगा आपके पास, वो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। तो हमने रीड प्लेयर टोटल कॉल करना है। रीड प्लेयर टोटल के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेयर का नाम चाहिए। प्लेयर का नाम हमारे पास कहाँ से आएगा? इनपुट से। तो हम सबसे पहले करेंगे इनपुट। और ये बात कंफर्म भी होगी क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में या तो इनपुट हो रहा होता है या आउटपुट हो रहा होता है, ये हमें पता है। इनपुट प्लेयर नेम के बाद अब एक फंक्शन कॉल है। वो फंक्शन कॉल कौन सी होगी? रीड प्लेयर नेम, रीड प्लेयर टोटल, रीड प्लेयर।
टोटल, और उसको हम पैरामीटर देंगे प्लेयर नेम। अच्छा, इसके बाद रीड प्लेयर टोटल आपने कर लिया। अब आपके पास उसका करंट स्कोर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसका नया गेम ग्रेड लेना है। क्योंकि देखो, एक बात तो हमें पता है कि या तो अभी यहाँ पे इनपुट होना है या तो आउटपुट होना है। और उस इनपुट और आउटपुट के बाद एक इफ कंडीशन लग रही है, जिस इफ कंडीशन के तीन केसेस हो सकते हैं। तो तीन केसेस किस चीज़ के हो सकते हैं, उसके ग्रेड के ही हो सकते हैं। कि उसे ग्रेड मिल रहा था ना, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी। तो ग्रेड मिलने से पहले ग्रेड इनपुट भी करना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे इनपुट प्लेयर गेम ग्रेड। प्लेयर गेम ग्रेड हमने इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद अब हम उस पर लगाएंगे केस। केस क्यों लगाएंगे, हमें ये बात कैसे पता है? अगर केस ना लगाना होता, इफ लगाना होता ना, तो ये सारे के सारे एक साथ नहीं होते हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक डायमंड होता, जिससे दो आउटकम्स निकल रही होती, यस या नो का। उसके नीचे एक और डायमंड होता दूसरे चेक के लिए, एक और डायमंड होता तीसरे चेक के लिए। तो हमारे पास तीन डायमंड्स होते। तीन डायमंड्स का मतलब है कि तीन इफ्स लगे हुए हैं। ये जो ढेर सारे आउटकम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि केस ऑफ लगा हुआ है। तो हम लिख देंगे केस ऑफ। केस हमने किस चीज़ पे लगाना है? प्लेयर गेम ग्रेड पे। ये पूरा लिख देना बेशक, प्लेयर गेम ग्रेड। अब उसकी चार वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। लेकिन हमारे पास बॉक्सेस तीन है। क्यों तीन है? ए की वैल्यू हमारे पास 0 है। बी की आई थिंक 1, 135। बी की 5 है, बी की 1 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है। ए को आप ऐड करो या ना करो, एक ही बात है। तो हम लोग ए को निगलेक्ट करके बी ऑनवर्ड्स ऐड करेंगे। अगर बी हो तो क्या करना है, सी हो तो क्या करना है, और डी हो तो क्या करना है। अच्छा, रीड प्ले टोटल। रीड प्ले टोटल को ना आप एक काम करो, उसको असाइन कर दो पॉइंट्स टोटल से। पॉइंट्स टोटल इज इक्वल टू रीड प्लेयर नेम टोटल, रीड प्लेयर टोटल। ताकि इस प्लेयर नेम का जो भी टोटल आएगा वो आपके पॉइंट्स टोटल के अंदर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ग्रेड के हिसाब से ना, पॉइंट टोटल में हमें तो ये तो पता है कि उसका करंट स्कोर क्या है। ये उसका करंट स्कोर है, ये उसका न्यू स्कोर है, जो आपने ऐड करना है। तो अब हम उसके करंट स्कोर में ऐड करेंगे पॉइंट्स टोटल इज इक्वल टू पॉइंट्स टोटल। करंट भी रखना है हमने, और उसमें ऐड कर देना है। अगर बी है तो हमने क्या ऐड करना था, 1। इसी तरह सी के लिए हमने इसी को ऐड करना था, 3। हो जा। अच्छा, खुद ही लिख लेते हैं यार, कौन कॉपी करे। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 3, और डी के लिए हमने ऐड करना था 5। करंट स्कोर में ही आपने अकॉर्डिंग टू द केसेस कर देना। डी के लिए ऐड हो जाएगा 5। अब हमने उनके पॉइंट्स ऐड कर लिए। अब हमें फिर से पता है कि एक और या तो इनपुट है या तो आउटपुट है, जिसके बाद एक और फंक्शन कॉल है, और जिसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है। तो इनपुट और आउटपुट क्या हो सकता है, एक बार उसके फ्लो को देख लेते हैं। फ्लो में क्या कह रहा था, प्रोग्राम विल आउटपुट
क्या आउटपुट करना है? अपडेटेड पॉइंट्स। अब हमने उसके अपडेटेड पॉइंट्स को आउटपुट करना है। अपडेटेड पॉइंट्स किस में है? पॉइंट्स टोटल के अंदर। तो हम आउटपुट करेंगे पॉइंट्स टोटल। अब इसके बाद एक और फंक्शन कॉल है, फंक्शन या प्रोसीजर कॉल। वो क्या हो सकती है? अब हमने उसके प्लेयर के स्कोर को सेव भी तो करना है ना, तो सेव करने के लिए हम ये प्रोसीजर कॉल करेंगे, सेव प्लेयर टोटल, जिसको दो पैरामीटर्स देने हैं, प्लेयर का नाम और पॉइंट्स टोटल। सिर्फ इतना भी लिख लो काफ़ी है, और अगर आप इसे पैरामीटर्स देना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेयर का नाम दे देना, पूरा का पूरा लिख लेना, और यहाँ पे पॉइंट्स का टोटल। अच्छा, उसके बाद एक इफ कंडीशन है जिसकी बेसिस पे कुछ आउटपुट हो रहा है, ये देख लेते हैं। तो इफ कंडीशन क्या है? वो ये इफ कंडीशन ये है जिसकी बेसिस पे एलिमिनेटेड आउटपुट होना चाहिए। तो अब हमने प्लेयर टोटल कंपेयर करना है 12 से। प्लेयर टोटल, सॉरी, पॉइंट्स टोटल। पॉइंट्स टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 12? क्वेश्चन मार्क। यस, अगर यस है तो हमने क्या करना है? आउटपुट एलिमिनेटेड। और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देना है, और अगर नो है तो डायरेक्टली प्रोग्राम को एंड कर देना। इतना सा सुडो कोड था, सॉरी फ्लो चार्ट था। इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बॉक्सेस गिवन थे, आपने उसके हिसाब से बनाना था। अच्छा, टेस्ट डेटा इज टू बी प्रोड्यूस टू टेस्ट द फ्लो चार्ट। अब वो कह रहे कंप्लीट द टेबल ऑफ टेस्ट डेटा बिलो टू शो द 5 टेस्ट केसेस दैट शुड बी यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट पाथ्स थ्रू द फ्लो चार्ट। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे टेस्ट केसेस बनाने हैं ताकि आपका हर पाथ टेस्ट हो। हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पाथ्स हैं। अच्छा, एक पाथ हमारे पास आ सकता है, अ, ये नॉर्मल जाओ, उसके बाद आप बी बी में एंटर हो जाओ, फिर बी से नीचे आ जाओ। सेकंड बात क्या है? आप सी के थ्रू आओ। थर्ड बात क्या है? आप डी के थ्रू आओ। तीन बात हो गए। अब इन तीन पाथ्स के बाद अगर आप यहाँ पे आओ तो ये आपका फोर्थ पाथ हो गया कि आप पॉइंट्स टोटल में से डायरेक्ट नो से आ जाओ। और फिफ्थ बात है पॉइंट्स टोटल में से यस में से आओ। तो हमने ये सारे के सारे पाथ्स टेस्ट करने हैं। सबसे पहले बी का बना लेते हैं। बी के लिए हमें क्या करना है कि उसका ग्रेड जो है वो बी रखना। अच्छा, पॉइंट्स टोटल। पॉइंट्स टोटल में हम लोग वैल्यू, लेट्स से कोई भी वैल्यू दे दो, यहाँ पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम देते हैं 3 दे देते हैं। अच्छा, गेम ग्रेड। गेम ग्रेड हम देते हैं बी। जब अपडेट होगा, बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू है 1। तो 3 + 1 4। आउटपुट क्या होगा? 4। उसके अलावा अब ए पे क्या होना चाहिए? ए पे कोई इंक्रीज नहीं आना चाहिए। तो हम पॉइंट्स टोटल अगर हम 4 करें और ए हो तो वो 4 ही रहेगा और 4 ही आउटपुट होगा। उसके बाद हम कर देते हैं सी। तो हम 5 पे सी को टेस्ट करते हैं। सी करेगा 3 का इंक्रीज, तो 5 + 3 8। और यहाँ पे आउटपुट भी हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग डी को टेस्ट करते हैं। तो डी के लिए भी इनिशियल आप पॉइंट्स का कोई भी टोटल ले सकते हो। मैं 1 ले लेता हूँ। उसमें हमने जब डी को ऐड किया तो 1 + 5 6, और आउटपुट भी आएगा हमारे पास 6। अब एक बात रह गया है जो कि है पॉइंट्स टोटल वाला। अभी तो हम लोग टोटल में डायरेक्टली नो से जा रहे थे ना। अब हमें पॉइंट्स टोटल के यस से भी जाना है। यस से जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमने उसके पॉइंट्स टोटल का स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 12 बनाना है, या इक्वल टू 12 बनाना है। उसके लिए हम लोग कर लेते हैं, चलो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग 10 रख लेते हैं। उसके बाद लेट से हम लोग सी कर लेते हैं। सी करें या चलो डी। अब डी से क्या होगा? ये 15 बन जाएगा। जब 15 बनेगा तो आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले आपका वो इट सेल्फ आएगा, उसके बाद आएगा एलिमिनेटेड। क्योंकि स्कोर तो इन एनी वे आना ही आना है ना। देखो, स्कोर पे तो कंडीशन ही लगी हुई, स्कोर तो आएगा।
आपका जब प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होगा वो इस तरह चलेगा ना, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से राइट मोड़ है, तो वो आउटपुट तो करेगा, स्कोर आउटपुट होगा, उसके बाद एलिमिनेटेड आउटपुट होगा। एलिमिनेटेड, और ये मुफ्ते के 5 मार्क्स। अच्छा, द प्रोग्रामर मेंट्स द डिज़ाइन टू वैलिडेट। वैलिडेशन क्या होती है कि आपने डेटा इंश्योर करना है कि डेटा आपके प्रोग्राम को जो भी मिल रहा है वो वैलिड है, वो यूज़फुल है, वो ऐसा डेटा नहीं है कि जिससे आपका प्रोग्राम ख़राब हो सके। द वैल्यू ऑफ प्लेयर गेम ग्रेड दैट द यूज़र इनपुट्स। अच्छा, अब आप ये चीज़ वैलिडेट कर रहे हो कि जो आपको ग्रेड मिल रहा है ना वो वही है जो आपको ज़रूरत है, उन्हीं उसी रेंज के अंदर है। अच्छा, द अमेंडेड पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट थोड़ा सा अमेंड कर दिया। फ्लो चार्ट में क्या किया है, हमने एक लूप लगा लिया। उस लूप में हम लोग गेम ग्रेड को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो ए बी सी या डी में से कोई एक है या नहीं है। अगर तो है ए बी या सी या डी में से, तो हम आगे चले जाते हैं। अगर नहीं है, मतलब कि कोई, लेट से हमने 10 इनपुट कर दिया, या लेट से हमने जी इनपुट कर दिया, या लेट से हमने के इनपुट कर दिया, या अगर जीरो इनपुट कर दिया, अगर ऐसी कोई वैल्यू इनपुट की है, तो वो कहता है कि ये इनवैलिड है, दोबारा एंटर करो। दोबारा इनपुट लेता है। फिर अगर कोई गलत वैल्यू है तो वो फिर से यही काम करता रहता है जब तक आप एक वैलिड वैल्यू नहीं देते, विच इज ए बी सी डी में से कोई एक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट सूडो कोड लिखो यूजिंग अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप कौन सा होता है? वाइल लूप। तो हमने वाइल के अंदर ये सारी कंडीशन लगानी है, फिर से हमने आउटपुट करना है, और फिर से हमने इनपुट लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब वाइल देखते हैं किस तरह चलता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे इनपुट, एक बार बाहर, लूप से बाहर। लूप से बाहर क्यों? ताकि उसकी बेसिस पे हम लोग फिर लूप देख सकें कि लूप में एंटर होना भी है या नहीं होना। हम लोग लेंगे इनपुट, प्लेयर गेम ग्रेड। अच्छा, इनपुट ले लिया। इनपुट के बाद अब हम लोग वाइल लूप में एंटर होंगे। इनपुट के बाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो वाइल लूप उसने आपको इस चीज़ में स्पेसिफाई कर दिया कि आपने प्री कंडीशन लूप लगाना है। प्री कंडीशन का मतलब है कि आपने स्टार्ट में ही कंडीशन लगानी है। स्टार्ट में कंडीशन के लिए आपके पास उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। वैल्यू होने के लिए हम लोग पहले लूप से बाहर एक बार इनपुट लेंगे, फिर हम लगाएंगे वाइल का लूप। वाइल, अब हमने लूप किस तरह लगाना है? लूप में हमने पहले 4 कंडीशन लिखनी है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, तब तक हमने ये लूप चलाना है। तो हम लोग कर देते हैं, जगह मैं छोड़ रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। पहले हम देखते हैं कि हमने किन उस पे लूप को ब्रेक करना है। इज इक्वल टू ए, अगर वो ए है, या फिर वो बी है। कॉपी पेस्ट में बहुत तंग कर रहा है, लो यार लिख ही लेते हैं। अच्छा, बी, सी, या डी। इन चारों में से अगर कोई एक है, तब हमने लूप में एंटर ही नहीं करना ना। यही कंडीशन है। अगर इन चारों में से कोई एक है तो हमने डायरेक्ट वहां से बाहर चले जाना है। अगर नहीं है तो हमने लूप के अंदर एंटर करना है। तो मतलब कि ये सब नहीं होने चाहिए फॉर द लूप टू एंटर। तो अभी तक हमने क्या लिखा, ये सब होने चाहिए। अब इनका उल्टा कर दो। इनका उल्टा करने के लिए क्या करेंगे हम, नॉट। मतलब कि अगर इन सब, ये सब नहीं है, इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो क्या करो, लूप के अंदर एंटर कर जाओ। लूप के अंदर एंटर होगा। लूप के अंदर क्या करना है हमने, आउटपुट करना है कि ये इनवैलिड है, री एंटर करो। री एंटर। उसके बाद हम दोबारा इनपुट लेंगे।
फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। और उसके बाद हम लोग कर देंगे एंड वाइल। अब एक बार प्रोग्राम का फ्लो देख लो। प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरह से है कि लेट्स से यूजर पहली ही बारी में सही इनपुट करता है। लेट्स से वो करता है इनपुट ए। ए इनपुट पे क्या होगा? हमारी ये जो कंडीशन है, प्लेयर गेम ग्रेड इज इक्वल टू ए, ये ट्रू हो जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि और में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। नॉट ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है। जब भी वाइल के आगे जो एक्सप्रेशन है ना उसका आंसर फॉल्स हो तो वाइल कभी लूप में एंटर ही नहीं करता। वाइल लूप में एंटर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एंड वाइल से आगे जो भी है उसे रन कर लेगा। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सही इनपुट किया इन द फर्स्ट ट्राई तो आपको दोबारा इनपुट लेने की जरूरत नहीं। अब इसका उल्टा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग इनपुट कर दें जी, उस केस में क्या होगा। वो देखेगा प्लेयर गेम ग्रेड जो है वो ए के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल भी नहीं है, सी के इक्वल भी नहीं है, डी के इक्वल भी नहीं है। ये चारों कंडीशंस फॉल्स होगी और के अंदर। और के अंदर जब सारी कंडीशंस फॉल्स हों तो वो पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न करता है फॉल्स। अब ये समझ लो, ये जो चार लाइन है ये रिप्लेस होगी नॉट फॉल्स से। नॉट फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। और जब वाइल के आगे ट्रू आ जाए तो हम लोग कर लेते हैं लूप के अंदर एंटर। लूप में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद हम लोगों ने कहा इनवैलिड है, दोबारा एंटर करो। और दोबारा इनपुट लिया। अब ये जो दोबारा इनपुट ले लिया ना, इसमें लेट से हम लोग एंटर कर देते हैं ए। तो वो जब वापस टॉप पे जाएगा, वापस टॉप पे जाने के बाद वो चेक करेगा कि हाँ ठीक है, अब तो ए के साथ वो मैच कर रहा है। वो ट्रू एंटर करे, ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट ट्रू फॉल्स होता है। जब नॉट ट्रू फॉल्स होगा तो वो वाइल लूप से एग्जिट कर देगा। ये कुछ ऐसे चल रहा है, ये थोड़ी सी ऑपोजिट लॉजिक चल रहा है। एक बार इसे खुद ट्राई करना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद अब वो आपको फंक्शंस, अपेंडिक्स वाले फंक्शंस यूज़ करवा रहा है। वन चार, वन चार बेसिकली क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इस इंडेक्स को उठा लेता है इस स्ट्रिंग में से। अच्छा, वन चार बार्सिलोना फाइव क्या करेगा? वन टू थ्री फोर फाइव, ई को रिटर्न कर देगा। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ई। उसके बाद वाई। वाई में वन चार कूल कॉमा वन क्या करेगा? वो यहाँ से सी उठा लेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वजह से। और वो कंकैटिनेट हो रहा है किस चीज़ से? वन चार बॉल कोमा टू से। तो यहाँ से वो ए उठा रहा है, यहाँ से ए आ जाएगा। और उसको कंकैटिनेट करें टी डैश फूड से। तो सी ए टी फूड, कैट डैश फूड, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, टेम्प वन इज इक्वल टू 13, ठीक है। टेम्प टू इज इक्वल टू वन चार वन टू वन कॉमा फाइव। फिफ्थ इंडेक्स देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ से हमारे पास रिटर्न हो रहा है, टेम्प टू के अंदर वैल्यू जा रही है टू। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी इज इक्वल टू टू नम। टू नम क्या करता है? आप टू नम के अंदर कोई भी स्ट्रिंग दोगे ना तो वो उसी का इंटीजर नंबर में उसे कन्वर्ट करके आपको दे देगा। टू नम टेम्प टू एंड टेम्प वन। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। टेम्प टू में हमारे पास पड़ा हुआ है टू, वो कंकैटिनेट हो रहा है वन थ्री के साथ। अभी ये है स्ट्रिंग में। टू नम से खुद बन जाएगा इंटीजर, तो हम इसे लिखेंगे एज एन इंटीजर। अब डिफरेंस क्या है? अगर हम आप इसे ऐसे लिखोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये अब एक इंटीजर 213। तो इसको ऐसे ही लिखना है विदाउट कोटेशन मार्क्स। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू सिमुलेट द रीडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, कैरेक्टर स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिजिट कैरेक्टर्स। उसके बाद या तो आपके पास स्टेरिक हो सकता है एज अ सेपरेटर, और फाइनल होता है आपके पास हैश कैरेक्टर। ये जिस तरह आप वो, अब आप लोगों ने पता नहीं किया या नहीं किया बचपन में, वो करने के लिए, कोड्स मिलाने के लिए स्टार 7 8 6 हैश, ये कुछ इस तरह का है। उसमें आपका स्टार स्टेरिक जो है वो एक सेपरेटर होता है, और हैश जो है वो एंड कर रहा होता है।
टिपिकल इनपुट कैरेक्टर सीक्वेंस स्टोर्ड। अच्छा, अब उसने आपको एक इनपुट स्ट्रिंग टिपिकल बता भी दिया है। 13, उसके बाद सेपरेटर, फिर 156 सेपरेटर, 9 सेपरेटर, फिर एंड में आपके पास हैश, इस सबको एंड करने के लिए। उसके बाद उसने आपको एक सूडो कोड दिया है। पहले हम सूडो कोड से आगे देख लेते हैं क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अच्छा, राइट अ लाइन नंबर, आपने बस सूडो कोड में से लाइन नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने। अ स्टेटमेंट विच डिक्लेयर्स अ ग्लोबल वेरिएबल यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर का क्या मतलब है, इसकी डेटा टाइप है 4, और ग्लोबल है, तो हमने बस इस ये चीज़ इंश्योर करनी है कि किसी प्रोसीजर के अंदर ना हो, प्रोसीजर से बाहर हो। प्रोसीजर से बाहर कहीं भी 4 डिक्लेयर हुआ हुआ है तो उसकी लाइन बता दो। अब ये टॉपिक जो डिक्लेरेशन हुई हुई ये सारी ग्लोबल है। लोकल भी दिखा देते हैं अगर कोई लोकल है भी। यहाँ पे कोई भी लोकल डिक्लेरेशन नहीं, सिर्फ ग्लोबल ही है, और ग्लोबल में 4 वाली है थर्ड लाइन पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, स्टेटमेंट विच रन्स कोड रिटन एज अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर, प्रोसीजर आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, प्रोसीजर हमेशा उसके पीछे कॉल लिखा होता है। जब एक कॉल करके आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, इसका मतलब है वो प्रोसीजर है। तो देख लो कॉल का लास्ट लाइन पे हमारे पास लिखा हुआ है कॉल, तो 29। उसके बाद अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन लूप का मतलब है वाइल लूप। वाइल लूप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी है, 14 भी है, 16 भी है, जो मर्जी आप लिख लो। उसके बाद स्टेटमेंट विच इंक्रीमेंट्स अ वेरिएबल। उसमें ये देखो आई है, जे है, यहाँ पे है, ये 3 इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो 18, 24 या 25 में से कोई एक लिखो। हम लिख लेते हैं 24। अच्छा, कॉपी द कंडीशन विच इज यूज टू कंट्रोल द इनर लूप। इनर लूप, अब अगर यहाँ पे आप देखो तो नेस्टेड लूप्स लगे हुए हैं, ये वाइल लूप, ये वाइल लूप, उसने इनर लूप का कहा है। उसकी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू स्टेरिक। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द गिवन सूडो कोड एज फार एज लाइन 27। लाइन 27 तक आपने सूडो कोड इम्प्लीमेंट करना है इस पे। थोड़ा सा आपके लिए किया हुआ भी है, अब हम देख लेते हैं उसे। 237315। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, आउटपुट स्ट्रिंग, इनपुट, इनपुट स्ट्रिंग आपने इनपुट ले लिया। इनपुट के बाद आपने सबसे पहले जे को वन किया। जे को वन करने के बाद आपने नेक्स्ट कैरेक्टर उठाया। नेक्स्ट कैरेक्टर एक बार देख लेते हैं कि कंप्लीट कितना किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट कैरेक्टर आपने 2 उठा लिया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग, ठीक है ठीक है, यहाँ तक इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हमें फ्लो समझ आ जाए। अच्छा, जे की वैल्यू आपने सबसे पहले 1 की, आपने नेक्स्ट चार, 1 4, इनपुट स्ट्रिंग कॉमा जे, इन जे की वैल्यू है 1, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी फर्स्ट कैरेक्टर को उठा रहे हो। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा चला गया नेक्स्ट चार में, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट चार में 2 चला गया। उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू की 1। अच्छा, वाइल नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू हैश, ये उसकी एंडिंग कंडीशन है बिल्कुल, जब तक आपका वो हैश तक नहीं पहुंचता। उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग इज एम्प्टी स्ट्रिंग, तो आप नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग को एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दो। अच्छा, उसके बाद वाइल नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू स्टेरिक, अभी आपका इनर लूप है स्टेरिक तक चलने के लिए। स्टेरिक तक चल रहा है तो मतलब कि ये जब आपके पास फर्स्ट स्टेरिक आएगा ना, ये वाला लूप एग्जिट कर जाएगा, फिर से दोबारा रीस्टार्ट होगा, सेकंड स्टेरिक तक, फिर से रीस्टार्ट होगा थर्ड स्टेरिक तक, और यहाँ पे आपका जो आउटर लूप है वही एग्जिट कर देगा। तो कुछ इस तरह से इसका फ्लो उन्होंने बनाया हुआ है।
और जब तक आपका स्टेरिक में नहीं होता आपने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग एंड नेक्स्ट चार। तो आप उसमें से कैरेक्टर्स उठा के नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग में ऐड करते जा रहे हो, और जे को इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, और नेक्स्ट चार आप फिर से लाते जा रहे हो। तो बेसिकली एक तरह से हम लोग उसमें सेपरेट करते जा रहे हैं नंबर्स को। अब इसको देख भी लो। सबसे पहले आपने टू को आइसोलेट किया, नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग आपका एम्प्टी था। उसके बाद क्या हुआ कि अंदर वाला लूप जब चला तो आपने टू को इसके साथ कंकैटिनेट करके यहाँ पे ले आए सिंपल टू। उसके बाद जे की वैल्यू हो गई टू। अब ये वाइल हमारा इनर वाइल लूप चल रहा है। जब जे की वैल्यू टू हुई तो आपने अब देखो जे की वैल्यू यहाँ पे टू हो गई। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट चार उठा रहे हो, वन चार इनपुट स्ट्रिंग कॉमा जे। जे की वैल्यू है टू, तो अब आप सेकंड कैरेक्टर उठा रहे हो। सेकंड कैरेक्टर आपके पास है थ्री, तो आपने नेक्स्ट चार में थ्री उठा लिया, उसको कंकैटिनेट कर दिया नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग से, 23 हो गया। 23 के बाद जब आपने थर्ड उठाया, क्योंकि जे फिर से इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट चार आएगा, नेक्स्ट चार आ गया स्टेरिक। अब जैसे ही स्टेरिक आता है तो क्या होता है, जैसे ही आपके पास स्टेरिक आया तो ये लूप आपका एग्जिट कर देगा। एग्जिट हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, नंबर्स आए। ये एक एरे है हमारे पास, नंबर्स ऑफ आई इज इक्वल टू टू नम नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है अभी, 23। तो उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करके नंबर्स ऑफ आई में डाल रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है अभी, वन। आई की वैल्यू वन है तो नंबर्स के फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा 23। ऐसा ही हो गया। उसके बाद हमने आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया, जे को भी इंक्रीमेंट कर दिया, आई टू हो गया और जे फोर। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट चार क्या है, वन चार इनपुट स्ट्रिंग कॉमा जे, और जे की वैल्यू है फोर। तो हमने फोर्थ इंडेक्स उठाना है जो कि है सेवन। अब नेक्स्ट चार में चला गया सेवन। उसके बाद एंड वाइल पे आ गए हम लोग। एंड वाइल से हम लोग वापस जाएंगे टॉप वाले लूप पे, आउटर लूप पे। अभी हम अगर देखें तो नेक्स्ट चार की वैल्यू इसकी इक्वल नहीं है। अगर इसकी इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग नीचे जाएंगे, नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग इज एम्प्टी। नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग को हम फिर से एम्प्टी कर देंगे। उसमें 23 पड़ा हुआ था वो हमने हटा दिया। उसके बाद वाइल नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू स्टेरिक, अब वो फिर से अगले स्टेरिक तक ये लूप चलेगा। वो क्या करता जा रहा है, इसको कंकैटिनेट करता जा रहा है नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग में, और जे को इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो बस जल्दी जल्दी से इसे कर लो। सेवन यहाँ पे कंकैटिनेट हुआ, जे की वैल्यू हुई फाइव, फिफ्थ पे पड़ा हुआ है थ्री। उसके बाद थ्री भी कंकैटिनेट हो गया तो सेवन थ्री हो गया। उसके बाद जे की वैल्यू होगी सिक्स, सिक्स पे आपके पास पड़ा हुआ है वन, तो ये हो गया सेवन थ्री वन। सेवन थ्री वन के बाद अब पड़ा है आपके पास सेवन। सेवन पे आपके पास है स्टेरिक। जैसे ही आपको स्टेरिक मिलता है, आप सेवन थ्री वन को राइट कर दोगे नंबर में कन्वर्ट करके ith वैल्यू पे। अभी यहाँ पे भी आपके पास सेवन थ्री वन है, आई की वैल्यू है टू। तो नंबर्स की एरे में सेकंड इंडेक्स पे आप लोग लिख लोगे सेवन थ्री वन को। सेवन थ्री वन लिखने के बाद हमने आई को भी इंक्रीमेंट करना है, जे को भी इंक्रीमेंट करना है। आई की वैल्यू अब हो गई थ्री, जे की वैल्यू हो गई एट। आई थ्री और जे एट। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट चार उठाया। अब एट पे आपके पास नेक्स्ट चार है फाइव, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइव, और हमने नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देना है। नेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया। उसके बाद उसको हम इनकैटिनेट कर देंगे जो हमारे पास करंटली है, फाइव आ गया इसमें। फाइव के बाद अब वो इंक्रीमेंट होगा जे, जे इंक्रीमेंट हुआ, आगे फिर से स्टेरिक आ गया। अब स्टेरिक आया तो हम लोग आई की क्या वैल्यू है थ्री, नंबर्स में आई की इंडेक्स पे फाइव लिखते हैं। फाइव लिख लिया। उसके बाद अब आप जे को भी increment-
आई और जे को इंक्रीमेंट करने के बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट चार उठाते हैं। अब नेक्स्ट चार में क्या वैल्यू आएगी? अब नेक्स्ट चार में लास्ट वैल्यू आएगी हैश, क्योंकि हम लोग अब 10th इंडेक्स पे वैल्यू देख रहे हैं। हैश आई। हैश आने के बाद आप एंड वाइल को टच कर रहे हो। एंड वाइल को टच करने के बाद फिर वापस टॉप पे जाओ। अब जब आप टॉप पे जाओगे, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, नेक्स्ट चार इज नॉट इक्वल टू हैश, फॉल्स है क्योंकि हैश इज इक्वल टू हैश। नेक्स्ट चार में आपके पास हैश पड़ा हुआ है, इज नॉट इक्वल टू हैश, ये कंडीशन है फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग डायरेक्टली एंड वाइल से आगे चले जाएंगे, सॉरी, इस एंड वाइल से आगे। और उसने आपको कहा था लाइन 27 तक एग्जीक्यूट करो, तो हमने वो कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये एल्गोरिथम कर क्या रहा है। तो ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि ये सेपरेट कर रहा है सारे नंबर्स को, जो कि स्टेरिक से इन बिटवीन स्टेरिक्स कर लो। दैट आर सेपरेटेड बाय स्टेरिक एंड स्टोर्स देम इन इंटीजर अरे। अच्छा, 2 मार्क्स का था तो आपने 2 पॉइंट्स तो लिखने थे। एक पॉइंट आपका हो जाएगा कि वो सेपरेट कर रहा है, सेपरेट करने के बाद क्या कर रहा है, उसे एक एरे में स्टोर कर। अच्छा, फिर आ गया राधिका मोस्टली स्टडीज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज XYZ एट यूनिवर्सिटी। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 years using XYZ. She has applied for a new job which stated the majority of the development is done using ABC. तो बेसिकली अब उसको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ी है। पहले उसने XYZ में काम किया है, अब उसे काम करना पड़ रहा है लैंग्वेज ABC में। अब उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कुछ ऐसा कोड आ गया जो कि फ्रॉम अ लैंग्वेज जो कि उसने पढ़ी ही नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम द इंटरव्यू। स्टेट व्हाट द सेट टाइप कीवर्ड डज इन दिस लैंग्वेज। पहले एक बार हम लोग इस कोड को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है सेट टाइप, उसके बाद ये कोई एक टाइम टेबल दे रहा है और लिख रहा है इंटीजर। ठीक है, काइंड ऑफ समझ आती है। फिर सेट टाइप, फिर अप टू, फिर से इंटीजर। तो बेसिकली अगर आप देखो, सेट टाइप, सेट टाइप इज समथिंग रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप। आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली एक वेरिएबल ले रहे हो और एक डेटा टाइप बता रहे हो, और ये सेट टाइप क्या करता है, ये उस वेरिएबल को वो डेटा टाइप असाइन कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेयर करना कहते हैं। हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर टाइम टेबल एज इंटीजर, वो सेम है सेट टाइप के। उसके बाद नेम वन वेरिएबल दैट द कोड यूजेस। यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? अप टू यूज हो रहा है, टाइम टेबल्स यूज हो रहा है, पोजीशन यूज हो रहा है, POSN यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनमें वैल्यू असाइन हो रही है, और उसके बाद वो आगे यूज भी होते जा रहे हैं। तो अप टू लिख लेते हैं हम। उसके बाद गिव अ लाइन नंबर फॉर एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कहाँ पे हो रही है? सूडो कोड में हम लोग करते हैं एरो यूज। यहाँ पे वो असाइनमेंट हुई भी है एक इक्वल के ऑपरेटर से। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे। इन सब में से आप कोई भी लिख लो। हम 16 लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लाइन 19 इज द स्टार्ट ऑफ अ प्री कंडीशन लूप। प्री कंडीशन मतलब वाइल लूप। State the syntax that language ABC uses to indicate which statements must be executed inside a loop.
अब वो पूछ रहा है कि इस लैंग्वेज में ऐसा क्या सिंटेक्स है जो कि आपको स्पेसिफाई करेगा कि लूप के अंदर अंदर क्या रन करना है। हम लोग जो सूडो कोड यूज करते हैं, सूडो कोड में हम ये बात कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि लूप के अंदर क्या क्या है। जो चीज़ भी वाइल और एंड वाइल के दरमियान में है, वो सूडो वो वाइल का पार्ट है। जो एंड वाइल के बाद है, वो वाइल का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ कैसे स्पेसिफाई हो रही है, एंड वाइल तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं ब्रैकेट्स, कि जो भी स्टेटमेंट्स ब्रैकेट्स के दरमियान में, कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में, वो वाइल लूप का पार्ट। अच्छा, स्टेटमेंट्स आर बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने स्टेटमेंट्स को रख लिया है एग्जीक्यूट करने के लिए लूप के अंदर। अच्छा, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफरेबल स्किल। ट्रांसफरेबल स्किल क्या होता है? एन एग्जिस्टिंग स्किल which can be used in a new environment। environment बोल दो या फिर इन a न्यू लैंग्वेज बोल दो, लेकिन environment कर दो, थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद गिव टू एग्जांपल्स which suggest that programming in high level language is a transferable skill। प्रोग्रामिंग क्यों एक ट्रांसफरेबल स्किल है? क्योंकि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हर जगह सेम होते हैं। अगर आप पाइथन ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, सुडो कोड ले लो, पीएचपी ले लो, कोई भी लैंग्वेज लो, उसमें एक चीज़ सेम होगी। सिंटेक्स तो सब में डिफरेंट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें एक चीज़ सेम होगी कि उसके जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर आप उसके जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हर लैंग्वेज में एक फॉर लूप होता है, हर लैंग्वेज में एक वाइल लूप होता है, बस उनको लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। तो एक बार आपने अगर प्रोग्रामिंग की कोई भी चीज़ सीख ली है, कोई भी लैंग्वेज सीख ली है, फिर आपका ट्रांसफर करना क्यों आसान होता है? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स सिलेक्शन या आइट्रेशन। उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफरेबल स्किल्स में और क्या क्या आ जाता है। सिंटेक्स, उनका सिमिलर सिंटेक्स होता है। सिमिलर सिंटेक्स कैसे होता है? असाइनमेंट हम लोग असाइनमेंट के लिए ऑलमोस्ट हर जगह या तो ये यूज़ कर रहे होते हैं या तो इक्वल यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह हर जगह आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही तरीके से कर रहे होते हो। उसके अलावा हर ऑलमोस्ट हर जगह वाइल लूप को हम लोग वाइल ही कहते हैं। तो ये इनका सिंटेक्स है जो कि सिमिलर होता है। इस वजह से प्रोग्रामिंग आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी और स्किल में। अच्छा, A social club runs a weekly prize draw. A member can buy a ticket for $2. Each week, the club sells up to 150 tickets with consecutive numbers starting from 1। ठीक है, 1 से लेके 150 टिकट्स तक आप बेच सकते हो। There is a main cash prize of $120 and a further three cash prizes of $10। The computer program will generate the winning numbers. Throughout this question, you will need to refer in the appendix। एक बार अपेंडिक्स देख लेते हैं अगर लोड हो जाए। अच्छा, वो उसने बात की रैंडम की, तो ये बेसिकली रैंडम वाला सवाल है। अच्छा, अब देखो रैंडम करता क्या है। रैंडम रिटर्न्स अ रैंडम नंबर इन द रेंज 0 टू 0.99999। रैंडम क्या कर रहा है कि वो आपके पास 0 से लेके 0.99999 के दरम्यान में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देता, सेट करके देता है आपको। अच्छा, अब अगर चलो बाद में हम लोग देखते हैं किससे हमने किस तरह अपने काम निकलवाने।
अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट सूडो कोड टू शो हाउ द रन फंक्शन कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ सिंगल इंटीजर इन द रेंज 1 से लेके 150 तक। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर मैं आर एन डी फंक्शन करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? या तो जीरो आएगी, जीरो से लेके 0.999 तक कुछ भी आ सकता है। अब मुझे उस वैल्यू को 150 तक लेके जाना है। 150 तक लेके जाने के लिए मैं उसे क्या कर सकता हूँ? अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं 150 के साथ, तो अब मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है और मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मेरी मिनिमम वैल्यू अभी भी वन जीरो है। लाइक लेट से रैंड आंसर देता है जीरो, उसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 150 से, फिर भी आंसर मेरे पास जीरो ही है। और अगर 0.9999 से करूँ तो लाइक 150 से कोई ज़रा सी छूट आएगी, आ जाएगी वैल्यू 149.99। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 से 150 तक एक डिस्क्रीट नंबर चाहिए। मुझे कॉन्टिन्यूस नंबर्स नहीं चाहिए, इस तरह पॉइंट्स नहीं चाहिए। तो मैं इसे इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसे इंट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? जीरो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन 149.9999 को क्या होगा? वो 149 हो जाएगा। कभी भी राउंड अप नहीं होता, हमेशा राउंड डाउन ही होता है। तो अगर मेरा ये जो ये एक्सप्रेशन है, इससे क्या हो रहा है? इससे मेरे पास रेंज आ रही है 0 से लेके 149 तक। मुझे रेंज चाहिए 1 से लेके 150 तक। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस पूरे में वन ऐड कर दूंगा, ताकि मिनिमम जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? वन आएगा। अगर लेट से जीरो आता है ना, तो जीरो में वन ऐड होगा, वन हो जाएगा। अगर वो मैक्सिमम आता है 149, तो उसमें वन ऐड होगा और वो 150 हो जाएगा। तो 0 से 150 की रेंज मेरी बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, ताकि अब वो 0 से 149 तक नंबर दे। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, ताकि अब वो एग्जैक्टली या जीरो देगा 149 इनके दरमियान में। अब इसको अब हमने एक बार शिफ्ट कर देना है। आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा भी हो, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होता है ट्रांसलेट। तो हम लोग समझ लो कि एक पूरे बॉक्स को, जो कि हमारी रेंज का बॉक्स है, उसको एक स्टेप आगे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब 0 से लेकर 149 को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं 1 से 150 पे। तो +1। अच्छा, राइट प्रोग्राम को टू जनरेट एंड आउटपुट फोर विनिंग नंबर्स। आपने बस जनरेट और आउटपुट करने हैं चार विनिंग नंबर्स। और आपने डुप्लीकेट्स का कोई ख्याल नहीं रखना, तो आपके लिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अब दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक लूप लगाओ और उस लूप में चार नंबर्स जनरेट करो, उन्हीं को आउटपुट कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप चार अलग लाइंस में कर दो। आपको जो ठीक लगे आप वही करो। हम लोग एक लूप लगा लेते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 4, आउटपुट हमने क्या करना है? आउटपुट वो इंट RND × 150 +1। तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता जाएगा और उसको आउटपुट करता है। और आई को ही डिक्लेयर भी कर लो। दैट्स इट, बस आपने लूप लगाना है जिसमें चार नंबर्स को आउटपुट कर देना। अच्छा, द प्राइस ड्रॉ इज अ सक्सेस आफ्टर 6 months। The club decides to sell an unlimited number of tickets each week. In any week, the total number of prizes may vary. अब आपकी प्राइजेस फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं। द प्रोग्रामर मॉडिफाइज द कोड रिटन इन पार्ट बी। अब उसने कोई मॉडिफिकेशन करनी है इसमें। The revised program will use the function to generate a single winning number. अच्छा, therefore, in a week when a club offers six prizes, the program will use the function six times to generate the winning numbers. अब आपने क्या करना है कि अब आपने उसे ऐसे बना देना है कि आप उसे एक फंक्शन बना दो
जिस फंक्शन के अंदर एक ही विनिंग नंबर एक टाइम पे कैलकुलेट होगा। अब आपको अगर 6 बार चाहिए तो आप 6 बार उस फंक्शन को कॉल कर लोगे। द फंक्शन हैज आइडेंटिफाइड जनरेट नंबर एंड हैज अ सिंगल पैरामीटर फॉर द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड दैट वीक। अब आप एक जनरेट नंबर का फंक्शन है जो कि एक पैरामीटर लेता है नंबर ऑफ टिकट्स और रिटर्न करता है एक विनिंग नंबर। तो वो आपसे कह रहा है उसके हिसाब से फंक्शन हेडर लिखो। फंक्शन हेडर क्या होगा? फंक्शन, फंक्शन का नाम, फंक्शन का पैरामीटर, पैरामीटर हम लिख लेते हैं नम टिकट, जो कि है एक इंटीजर, और ये फंक्शन रिटर्न भी एक इंटीजर ही कर रहा है। तो ये भी हो गया। The organizers do not want same number to be drawn more than once in a week. To deal with the issue of duplicate numbers being generated, the program will require adaptive maintenance. अब वो आपको क्या, चलो पहले adaptive maintenance को define कर लें। इसका what is meant by adaptive maintenance? Adaptive maintenance होती है कि आपके पास अब न्यू रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो न्यू रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने अपने प्रोग्राम को चेंज करना है। तो changing the program to fulfill new requirements. अच्छा, the club does not want the program to output the same number more than once in a week. अब एक हफ्ते में वो कह रहे हैं कि जो आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फॉर ईच विनिंग नंबर आउटलाइन द एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट द प्रोग्राम मस्ट हैव, इंक्लूड एनी डेटा स्ट्रक्चर द प्रोग्राम नीड्स, डू नॉट राइट सूडो कोड। अब आपने बस एक्सप्लेन करना है कि आपके पास ऐसी कौन सी अप्रोच है जिससे आप ये इंश्योर करवा सकते हो कि वो सारे नंबर्स यूनिक। एक अप्रोच मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, इवन दो इस पर थोड़ा सा खुद भी सोचना। बहुत सी अप्रोचेस बन सकती हैं। हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें एरेज। एरेज करना चाहो या फाइल्स करना चाहो, कैसे? हम अब बना सकते हैं, अब ये मेरा आइडिया है, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। हम बना सकते हैं एक एरे ऑफ इंटीजर्स जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते जाएंगे जो जो हमारे विनिंग नंबर्स हैं। तो हम लेट से क्या देते हैं, विनिंग नंबर्स, और इसके अंदर हमारा लेट से पहला विनिंग नंबर है 100, दूसरा है 90, तीसरा है 50, हमने स्टोर कर लिया। लेट से अब नेक्स्ट मेरा विनिंग नंबर फिर से 50 आता है, तो मैं देखूंगा कि वो ऑलरेडी इस एरे में एग्जिस्ट करता है। तो मैं 50 को जनरेट नहीं करूंगा, मैं दोबारा कोई और बनाऊंगा। फिर 80 बनाऊंगा तो 80 को यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मेरा लेट से 90 बनता है, 90 यहाँ पे है तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। तो वो चेक करता रहेगा, और जब तक एरे के अंदर वो नंबर है वो नए नंबर जनरेट करता रहेगा। अच्छा, तो हम लोग वी कैन यूज एन एरे टू स्टोर विनिंग नंबर्स। उसके बाद आफ्टर जनरेटिंग अ नंबर, फाइंड इट एरे, आपने एरे में उसे ढूंढना है। इफ इट इज फाउंड, तो क्या करना है, एक नया नंबर जनरेट करना है। और अगर नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, एल्स एड इट टू द एरे।
बस आपने ये एक्सप्लेन करना था कि आप ये चीज़ किस तरह अचीव कर सकते हो। इसके अलावा सेम काम आप फाइल से भी अचीव कर सकते हो। आप फाइल्स में वो चीज़ अपेंड करते जाओ, उसके बाद आप फाइल में सर्च कर सकते हो। अगर वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसे फाइल में फिर से अपेंड कर दो। अच्छा, उसके बाद अ टीम कीप्स अ record ऑफ द scores मेड बाय ईच ऑफ द 8 प्लेयर्स। अच्छा, ये 8 प्लेयर्स का स्कोर है कुछ गेम्स में। और अभी आपको ये जो स्कोर दिखा रही है 20 गेम्स के बाद दिखा रहा है। और 8 प्लेयर्स के नाम पहले ये देख लो। एक आपके पास 2D एरे है 1 से लेके 20 तक। तो बेसिकली वर्टिकली अगर आप देखो तो ये आपके पास गेम्स हैं। गेम 1, गेम 2, ये गेम्स हैं। और ये 1 से लेके 8 तक आपके पास प्लेयर्स हैं। और फिर एक 1D एरे है जिसमें इन्हीं प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। मतलब ये जो 1 है ना, उस पर वोरमा है, मतलब कि ये वोरमा का स्कोर है, ये रावी का स्कोर है, एंड सो ऑन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है, इसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। जो कॉलम्स है आपके पास वो हर इंडिविजुअल प्लेयर के 20 गेम्स में स्कोर है। और अगर आप रोज के हिसाब से देखो तो वो हर गेम के सारे प्लेयर्स के स्कोर हैं। अगर मैं कहूँ ना मुझे गेम 1 का पूरा स्कोर चाहिए, गेम 1 में किसने कितना स्कोर किया, तो मैं इसे इस तरह देखूंगा, हॉरिजॉन्टली। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्लेयर 1 की सारी गेम्स के स्कोर चाहिए तो मैं इसे वर्टिकली यूं देखूंगा। ये है हमारे पास एक 2D एरे। अच्छा, the team wants a computer program to input and record the player data. अच्छा, the programmer designs the following pseudocode from one of the game. अच्छा, following pseudocode for the input of a player score. इनपुट इनपुट इनपुट, और उसके बाद वो प्लेयर स्कोर, गेम नंबर कॉमा प्लेयर नंबर। मतलब रो में मैंने आपको क्या बताया था, गेम नंबर है। कॉलम में प्लेयर नंबर है, उसमें हम लोग उसका गेम स्कोर स्टोर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर द प्रोग्रामर हैज यूज्ड टू फॉर द स्टोरेज ऑफ द प्लेयर स्कोर्स। प्लेयर के स्कोर्स के लिए आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है? यह है हमारे पास 2D एरे। पहले तो ये हमारे पास एरे है, और एरे किस टाइप की है? 2D। उसने नेम्स का नहीं पूछा था, उसने स्कोर्स का पूछा था। अगर नेम्स का पूछा होता तो हम 1D एरे लिखते। उसके बाद द प्लेयर नेम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल नेम्स डॉट txt। अच्छा, विद वन नेम ऑन ईच लाइन। आपके पास अब एक फाइल है नेम्स डॉट txt की, जिसमें हर लाइन पे एक बंदे का नाम स्टोर्ड है। द प्लेयर नेम्स विल बी read by the program and stored in the 1D array। अच्छा, प्लेयर नेम्स आपने क्या करना है कि फाइल में से रीड करने हैं और अपनी एरे में लिखते जाना है। The design in part A will be expanded so that the user is prompted for the player name instead of the player number। Step 2 now becomes। पहले हम पार्ट ए का डिज़ाइन देख लेते हैं। पार्ट ए के डिज़ाइन में वो क्या कह रहा था कि आपने गेम नंबर इनपुट लेना है, प्लेयर नंबर इनपुट लेना है, उसका स्कोर इनपुट लेना है, और उस बेसिस पे आपने असाइन कर देना है। अब वो कह रहे हैं कि पार्ट 2 को हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। हम उससे प्लेयर नंबर नहीं मांगेंगे, हम उससे मांगेंगे प्लेयर का नेम। अच्छा, रीड द प्लेयर नेम्स फ्रॉम names.txt into the array player name। आपने प्लेयर नेम एरे के अंदर names.txt से सारा डेटा उठा के राइट कर देना है। उसके बाद आपने प्लेयर नेम इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद आपने सर्च करना है प्लेयर नेम को अ, अपनी उसके अंदर एरे के अंदर। और फिर आपने उसका प्लेयर नंबर, कॉरिस्पॉन्डिंग प्लेयर नंबर निकालना है। वो कैसे होगा एक बार उसे देख लेते हैं। हमारे पास ये है प्लेयर नेम्स की एरे। लेट्स से मैं इनपुट लेता हूँ और मुझे इनपुट मिलता है बारी। मैं क्या करूँगा, इस एरे में सर्च करूँगा कि बारी किधर है। इधर है, नहीं है, नीचे जाओ। इधर भी नहीं है, नीचे जाओ। इधर भी नहीं है, नीचे जाओ। इधर भी नहीं है, नीचे जाओ। मिल गया। इसका इंडेक्स क्या है? 5। तो मैं रिटर्न कर दूंगा 5। फिर 5 से मुझे ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे जो 5th रिकॉर्ड है ना, वो पूरा का पूरा बारीक है। हम बस ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ना प्लेयर का नंबर ना एंटर करना पड़े, हम प्लेयर का नाम एंटर करें। प्लेयर के नाम से हम कॉरिस्पॉन्डिंग उसका ये इंडेक्स उठाएं। फिर इस इंडेक्स पे आके हम लोगों ने जिसका भी स्कोर लिखना है या स्कोर रीड करना है वो कर लें। अच्छा,
स्टेट द कंप्यूटिंग टर्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ वन और मोर स्टेप्स इनटू द ओरिजिनल डिजाइन। आपने जब अपने स्टेप्स को एक्सपेंड करना होता है तो हम उसे कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम फॉर 2.1। 2.1 क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट फाइल को ओपन करता है, उसमें से सारा डेटा प्लेयर नेम के अंदर लिख देता है। इतना मुश्किल काम नहीं है, कर लेते हैं। अच्छा, दो तीन लाइंस आप छोड़ दो डिक्लेरेशंस के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे सबसे पहले फाइल को ओपन। ओपन फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी। फाइल में से आपने क्या करना है, सिर्फ डेटा रीड करके अपने एरे के अंदर लिखना है। तो फॉर रीड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर का लूप लगा लेते हैं। फॉर का लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ लाइन जो है ना वो 80 होंगी। आप बारी का लूप लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, लेकिन बेहतर है कि फॉर का ही लूप लगाओ, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ लाइंस उसमें हमेशा 80 होंगी, क्योंकि हमने सिर्फ उसके नेम स्टोर किए हैं। तो हम कह देते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 8। 1 to 8 में अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीड फाइल करनी है। रीड फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी, कॉमा नेम। और ये नेम में आपने स्टोर कर देनी है हर लाइन। अब हर लाइन में आपके पास एक नेम है, उस नेम को हमने क्या करना है, प्लेयर नेम के अंदर असाइन करना है। प्लेयर नेम हमारी एरे है। प्लेयर नेम की इंडेक्स आई पे हम लोग असाइन कर देंगे नेम। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसे एंड फॉर। आप लोग चाहो तो वाइल लूप यूज कर सकते हो, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल यूज के साथ। लेकिन अब आपको नंबर ऑफ लाइंस पता है तो हम एंड फॉर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कर दी क्लोज फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी। अब हमने क्या यूज किया, एक आई यूज किया जो कि है इंटीजर, और एक नेम यूज किया जो कि है स्ट्रिंग। उसके अलावा हमने एक एरे भी यूज़ की है प्लेयर नेम की, और उसने हमें कहीं भी नहीं कहा कि आप ये अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, या ये अज्यूम करो कि वो ग्लोबल है। तो हम लोग प्लेयर नेम को भी डिक्लेयर कर देते हैं एहतियातन। प्लेयर नेम एज एरे। एरे की इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक है। और ये कोड कंप्लीट है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फाइल को ओपन कर रहे हैं, आर्ट का लूप लगा रहे हैं जिसमें हम फाइल से रीड करते हैं और एरे में लिख देते हैं डेटा को। अच्छा, प्रोग्राम कोड इज टू बी डिजाइन एंड रिटन फॉर स्टेप 2.3। 2.3 स्टेप क्या था, कि आपने प्लेयर नेम एरे में से सर्च करना है दिस प्लेयर नेम को, और फिर उसका प्लेयर नंबर हमने फाइंड करना है, तो मतलब हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। सिंपल लीनियर सर्च है ये, लिटरली। आपने बस एरे में से ये वाला स्ट्रिंग आपने मैच करना है, जैसे ही आपको ये स्ट्रिंग मिले आपने उसका इंडेक्स बता देना। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम को टू कैरी आउट लीनियर सर्च। उसने आपको कुछ पैरामीटर आइडेंटिफायर्स बता दिए। प्लेयर नेम है आपकी एरे, दिस प्लेयर नंबर है जो कि आपने ढूंढना है इनपुट लेके। फाउंड, फाउंड क्या करेगा कि ये जैसे ही आपको डिस्प्ले नेम मिल जाएगा तो फाउंड ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आए आपका इंडेक्स। तो इसको भी जल्दी से कर लो। सबसे पहले हम फाउंड को कर देंगे फॉल्स, ताकि वो लूप चलता रहे। और इंडेक्स को हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। अब हम लूप लगाएंगे वाइल नॉट फाउंड, जब तक नहीं मिलता तब तक ढूंढते रहो। वाइल नॉट फाउंड ये तो अब तक हम लोग काफी बार कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है वाइल नॉट फाउंड की लॉजिक को।
ये बस एक एफिशिएंट लीनियर सर्च एल्गोरिथम है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं जो हमने सर्च करना है, डिस्प्ले नेम। अच्छा, वाइल ये हमने लूप से बाहर क्यों किया, ताकि हम एक ही बार इनपुट लें और उसके बाद उसी बेसिस पे हम लोग बार बार सर्च करते रहें। अगर हम इसे लूप के अंदर कर लेते तो वो हर आइटरेशन पे जब भी ढूंढ रहा होता ना, वो बार बार आपसे नाम पूछता। तो एक ही बार नाम पूछ के अब उसे बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब हमने देखना है कि अगर वो मैच करते हैं, इफ डिस्प्ले नेम, आपका डिस्प्ले नेम मैच करता है प्लेयर नेम एरे के इंडेक्स आई से, क्योंकि इंडेक्स आई हर बार इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो हर बार हम उसे किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे। प्लेयर नेम आई, अगर वो मैच करते हैं तो हमने क्या करना है, फाउंड को ट्रू कर देना है। फाउंड को ट्रू करने के बाद हम लोग प्लेयर नंबर को उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे आई, या आप यहाँ भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको सही लगे। एल्स अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर हमें फाउंड कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हमने आई को सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे एंड इफ कर दो और उसके बाद इसे एंड वाइल कर दो। ठीक हो गया। आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले फाउंड को फॉल्स किया, आई को वन असाइन किया, प्लेयर नेम इनपुट ले लिया। उसके बाद आप कह रहे हो वाइल नॉट फाउंड, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती, जब तक फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तब तक ये लूप चलेगा। वो ढूंढेगा प्लेयर नेम के अंदर प्लेयर जो आपने इनपुट लिया है उस वैल्यू को। अगर वो वैल्यू आपको नहीं मिलती तो इंडेक्स आगे करके फिर ढूंढेगा। तो लेट्स सी एरे है, एरे में उसने फर्स्ट इंडेक्स पे ढूंढा, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं मिला, अब वो सेकंड पे ढूंढेगा, सेकंड पे भी नहीं मिलेगा तो वो थर्ड पे ढूंढेगा, थर्ड पे भी नहीं मिला तो वो फोर्थ पे ढूंढेगा। लेट्स से फोर्थ पे मिल गया, फोर्थ पे मिला तो आपका फाउंड ट्रू हो गया और प्लेयर नंबर के अंदर आपका चला गया फोर, जो कि आई की करंट वैल्यू थी, और वो बाद में रिटर्न हो जाएगा। इजी। अच्छा, द टीम वांट्स द प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, राइट द विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस क्या है, the program outputs the total number of player scores that are 50 and over but less than 100, 100 और higher। अच्छा, अब उसने आपको दो कंडीशंस दी हैं जिसकी बेसिस पे वो आउटपुट करता है। एक है 50 एंड ओवर, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50। इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये जो एज केसेस होते हैं इनका ख्याल रखना। 50 एंड ओवर, 50 भी है उससे ज़्यादा भी है, बट लेस देन 100, बट लेस देन 100, ये कंडीशन आ गई एक। दूसरी कंडीशन है 100 और हायर, 100 कि इक्वल भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन, और इनके दरम्यान में एंड लगेगा। अच्छा, यू कैन assume before the section runs the program has assigned all player scores to the player score data structure। ठीक है, मतलब कि उसने आपके जो प्लेयर स्कोर्स हैं वो 2D array के अंदर लिखती हैं। ये पूरा का पूरा कोड है। उसके बाद वो कह रहा है डिस्क्राइब द कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन लाइंस 3 4 एंड लाइंस 14 15। 3 4 14 15, इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, जब एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाओ, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। और ये नेस्टेड फॉर लूप क्यों लगाओ, चलो एक बार कोड देख लेते हैं। कोड क्या कर रहा है, टोटल 50 को जीरो, टोटल 100 को जीरो। उसके बाद फॉर प्लेयर इंडेक्स 1 to 8, प्लेयर के इंडेक्स को उसने आइटरेशन की। फॉर गेम इंडेक्स 1 to 20, गेम इंडेक्स की आइटरेशन की। ये क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि 2D array में जब आपने ट्रेवर्स करना होता है तो आप एक नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हो। एक जो उसका इंडेक्स है वो है प्लेयर इंडेक्स के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टली चलेगा,
एक इंडेक्स है वो है गेम इंडेक्स के लिए, जो कि वर्टिकली चलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, प्लेयर इंडेक्स आपका 1 है, गेम इंडेक्स भी 1 है, तो वो टॉप लेफ्ट वाले पे जाएगा। उसके बाद प्लेयर इंडेक्स 1 ही रहेगा और गेम इंडेक्स 2 हो जाएगा, तो वो इस पे जाएगा। फिर उसके बाद गेम इंडेक्स ये हो जाएगा, तो वो इस पे जाएगा। तो सेम प्लेयर के वर्टिकली सारे कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो आगे मूव करेगा, फिर सेम प्लेयर के पूरी गेम्स को काउंट करता जाएगा। तो ये वर्टिकली मूव कर रहा है आगे। अगर उसका फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई हुई है कि वो ग्रेटर देन 100 है, तो हम लोग क्या करें, टोटल 100 में इंक्रीमेंट कर दें। वरना अगर वो ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो हमने देखना है कि वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं। अगर वो ग्रेटर देन 50, अब यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है कि हमने ग्रेटर देन 100 नहीं देखना था, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देखना था। एक और मसला क्या है कि हमने ग्रेटर देन 50 नहीं देखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देखना था। और उसके साथ साथ लेस देन 100 भी देखना था। लेकिन खैर वो ऊपर ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट ये मसला तो है, ये दो मसले। तो आपने क्या करना है देन, टोटल 50 इज इक्वल टू टोटल 50 प्लस गेम इंडेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद एंड फॉर, और आपने टोटल 50 और टोटल 100 आउट कर दिए। तो अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, हमने एक नेस्टेड लूप लगाया हुआ है 2D एरे में सबको ट्रेवर्स करने के लिए। तो आप यही बात लिख लो, a nested for loop to traverse through 2D array। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, या तो आपने ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, सुडो कोड कंसिडर्स all the scores for a player before progressing for the next player। अभी ये मैंने आप लोगों को बताया है, दोबारा सुन लो। सुडो कोड कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसे आपके गेम नंबर्स जा रहे हैं, ये आपका प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4 है। जो आपका आउटर लूप है ना, आउटर लूप आपका लगा हुआ है प्लेयर्स का। आउटर लूप प्लेयर का है, तो लेट से प्लेयर 1 पे वो आ गया। उसके बाद एक पूरा का पूरा लूप चलता है गेम्स का, जो कि इस गेम का डेटा, इस गेम का डेटा, इस गेम का डेटा देता है। तो वो बेसिकली वर्टिकली चल रहा है। कंसिडर्स ऑल द स्कोर्स फॉर अ प्लेयर। ऐसा ही हो रहा है, एक प्लेयर के सारे स्कोर्स कंसिडर होते हैं, फिर आप नेक्स्ट प्लेयर पे मूव करते हैं, फिर आप उसमें, ये चीज़ ट्रू है। अगली लाइन, द सुडो कोड कंसिडर्स ऑल द स्कोर्स इन अ गेम बिफोर प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट गेम। ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग एक प्लेयर के सारे स्कोर्स देख रहे हैं, ये जो पूछ रहा है ना सेकंड में वो कह रहा है कि आपका जो लूप है वो ऐसे मूव, आगे, फिर आगे, फिर आगे। ऐसा नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। The programmer has made logic errors in the design, state the line number at which an error occurs। और उसके बाद आपने उसे एक्सप्लेन भी करना है। इसमें 3 से 4 थे। पहला एरर क्या है कि आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं किया, ग्रेटर देन 100 किया। दूसरा एरर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 नहीं किया, ग्रेटर देन 50 किया। तीसरा एरर क्या है, देखो टोटल 100 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय 1। टोटल 50 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय गेम इंडेक्स। तो कभी उसमें +1 होगा, कभी उसमें +5 हो रहा होगा, कभी उसमें +8 हो रहा होगा, तो वो कुछ का कुछ ही बन जाएगा। तो ये 3 लॉजिक एरर्स हैं, ये तीनों में से कोई भी लिख दो। चलो हम लिख देते हैं लाइन 9 वाला। द चेक नीड्स टू बी फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 100। वो ग्रेटर देन 100 नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 था। 100 नहीं, सॉरी, 50, 100 तो ऊपर वाला था। अच्छा, अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो। स्टडी द सीक्वेंस ऑफ सुडोकोड स्टेटमेंट्स। आपने सुडोकोड स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस पढ़ना है, और उसके बेसिस पे आपने फाइनल वैल्यूज देनी है, फाइनल वैल्यूज।
फाइनल वैल्यू का क्या मतलब है? फाइनल वैल्यू का ये मतलब है कि अगर आपको एक्स की जो वैल्यू है ना वो बार बार ओवर राइट हो सकती है। सबसे पहले एक्स के पास 3 था, अभी ये वैल्यू ओवर राइट हुई है, हो सकता है आगे भी कहीं हुई हो, तो आपने उसकी बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू देनी है। क्योंकि फाइनल वैल्यू हमेशा हमेशा पिछली वैल्यूज ओवर राइट हो जाती हैं, तो जो लेटेस्ट वैल्यू होती है ना वही वेरिएबल के अंदर होती है। अब एक्स इज इक्वल टू 3, उसके बाद आपने किया एक्स इज इक्वल टू, इस टाइम पे एक्स पे 3 है, 3 + 7 10। अब एक्स में क्या हो गया, ये 3 हट गया, ये सब कुछ भी हट गया, अब इसमें आ गया 10। इसके बाद एक्स को हम कुछ भी असाइन नहीं करें तो एक्स की फाइनल वैल्यू है 10। उसके बाद आ जाते हैं आंसर 1 पे। एक काम करते हैं हम लोग साथ साथ वैल्यूज बना भी लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 10, उसके बाद आंसर 1। आंसर 1 में हो रहा है 2 × a + y। पहले a + y को सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉड मास। a की वैल्यू है 3.2, 3.2, और y की वैल्यू है 6। 3.2 + 6 9.2, 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 18.4। अच्छा, अब आंसर 1 की डेटा टाइप देख लो। आंसर 1 की डेटा टाइप है रियल। रियल है तो हम लोग इसमें 18.2 पूरा लिख सकते हैं, सॉरी 18.4, फिर 9.2 था। उसके बाद आंसर 1 की वैल्यू कहीं नहीं चेंज हो रही तो 18.4। उसके बाद वो पूछ रहा है आंसर 2 की वैल्यू। आंसर 2 की वैल्यू भी सिर्फ एक जगह चेंज हो रही है, y⁻2। y है 6, 6 × 2 36, +5 तो 41। उसके बाद q की वैल्यू, q इज इक्वल टू नॉट नॉट p। पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, नॉट p। p की वैल्यू थी ट्रू, तो नॉट q की अगर आप डेटा टाइप देखो तो बूलियन ही है, तो ट्रू या फॉल्स ही होगा। नॉट p, नॉट p क्या होता है, फॉल्स। अब नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू, तो इसकी वैल्यू है ट्रू। फिर आ जाते हैं लास्टली आंसर 3 पे। अब आंसर 3 पे वो क्या कह रहे हैं, y विच इज 6 + 3.2 इंटू 2। यहाँ पे आपने बॉडमैस रूल का ख्याल रखना है। सबसे पहले 3.2 इंटू 2 सॉल्व करोगे, वो हो जाएगा आपके पास 6.4। फिर उसमें +6 करोगे तो ये हो जाएगा 12.4। तो आंसर 3 की वैल्यू है हमारे पास 12.4। और यहाँ पे आपका ये पेपर खत्म। आई होप आप लोगों को इसमें भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि काफ़ी इजी था यार। सूडो कोड आपका एक तो लीनियर सर्च आ गया, दूसरा भी बेसिक से ही था, बस आपने चेंजेस करने थे। ये लीनियर सर्च था आपके पास। उसके बाद यहाँ पे बस आपने डेटा उठाना था एरे से, नहीं सॉरी, डेटा उठाना था फाइल से और एरेज में लिख देना था। उसके अलावा कोई सूडो कोड एज सच था नहीं, ये छोटे मोटे स्निपेट्स थे। और इसके अलावा आपका एक ट्रेस टेबल था, ट्रेस टेबल में कोई मसला नहीं होगा होपफुली। और इसके बाद हाँ, ये एक छोटा सा सूडो कोड था। ये फिर एक टेस्टिंग और एक फ्लो चार्ट। तो आई डोंट थिंक आप में आपको कोई भी मसला है, कोई भी अगर फिर भी मसला है तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।